तो हमने ना अभी तक क्या कर लिया था, माइटोसिस कर लिया था, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का एक लेक्चर हो चुका है। तो आज ना हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का सेकंड लेक्चर, जो कि है मियोसिस। माइटोसिस मैंने आपको बता दिया था कि बेटा भाई वो होता है इक्वेशनल डिवीजन, और जो मियोसिस होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। लेट्स से, हाँ, जैसे ये 2n है, तो 2n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, इतना पता है मियोसिस में। तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। अपना जैसे माइटोसिस बहुत सॉर्टेड है, इसको जिंदगी में इतना ना वो नहीं है कि ये भी करो वो भी करो। पर जो हमारा मियोसिस है, इसके अंदर बेटा चार स्टेज जो है ना, वो 2 बार होती है। जैसे ये होता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में डिवाइड। पहले मियोसिस 1 होता है, फिर मियोसिस 2 होता है। ठीक है, मियोसिस 1 में होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और फर्स्ट है तो इसको फर्स्ट बोलेंगे। इसके अंदर भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और ये सेकंड है तो इसलिए सेकंड बोलेंगे इसको। ठीक है, अब मतलब टोटल कितनी फेज हो गई, 8 फेज। तो अब जो मियोसिस फर्स्ट की जो चारों स्टेज है ना, इसमें से ये जो प्रोफेज 1 है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी इसमें चीजें हो जाती है। जैसे हमने माइटोसिस में जो स्टेजेस पढ़ी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो ये वाली सेकंड की जो है मियोसिस सेकंड, वो वैसी सेम है माइटोसिस जैसी। ठीक है, पर प्रोफेज 1 जो है वो थोड़ा ना कम्बरसम प्रोसेस है। क्लियर है, तो चलो अब देखते हैं कैसे। तो जो प्रोफेज 1 है ना, ये 5 स्टेज में वापस से डिवाइड है। कोई मुझे बताएगा 5 स्टेज कौन कौन सी है। लेप्टोटीनी, जाइगोटीनी, पैकिटीनी, डिप्लोटीनी। हाँ, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। और है डाइकाइनेसिस। तो इसके अंदर से भी ना, ये जो लिप्टोटीन है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, और ये है फिफ्थ। इसी सीरीज में ये पूरी चलती है। ठीक है, तो रुको, उससे पहले एक सेकेंड। हम्म, सबसे पहले आती है लिप्टोटीन। तो लिप्टोटीन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको देखो कल एक डायग्राम बताया था, ऐसे करके, ये दोनों है अपना, एक ये क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, और यहाँ पे ये है हमारा सेंट्रोमियर, और ये है हमारे काइनेटोकोर। ये है काइनेटोकोर, और ये सेंटर वाला है बीच में, ये सेंट्रोमियर। और ये है हमारे सिस्टर क्रोमेटिड। याद आया, ये कल मैंने आपको बताया था बेटा। यस हाँ। ठीक है, तो अब ये एक क्रोमोसोम है। साथ ही अगर ऐसा, इसी के पीछे अगर एक और ऐसा क्रोमोसोम हो जाए, है ना, तो ये कौन सा क्रोमोसोम कहलाएगा, ये दूसरा क्रोमोसोम। होमोलोग। वेरी गुड, ये कहलाएगा होमोलोगस। ये एक ब्लैक वाला ये रहा क्रोमोसोम, जैसे ये ब्लैक वाला आगे, इसी के पीछे रेड वाला। समझ गए मैंने ये डायग्राम ऐसे क्यों बनाया, एक आगे एक पीछे, है ना। यस तो मैम। ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो देखो, ये आगे ब्लैक वाला, पीछे रेड वाला, तो ब्लैक की जो दोनों नीचे वाली स्ट्रैंड्स है क्रोमेटेड है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटेड है। और पीछे रेड वाली की दोनों सिस्टर क्रोमेटेड है। पर एक ब्लैक वाला और एक दूसरा रेड वाला, ये दोनों तो नॉन सिस्टर है ना, ये दोनों नॉन सिस्टर है, ये दोनों सिस्टर नहीं है। समझ पड़ी बात। तो ये यस दोनों मैम। कौन सी है, नॉन सिस्टर। क्लियर है बात, इसमें किसी को कोई यस मैम। कंफ्यूजन है। और ये क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम भी क्लियर है ना आपको। अब ये ब्लैक वाला और रेड वाला हवा में तो झूल नहीं रहा, एक दूसरे से चिपकेगा कैसे, कुछ चीज होगी ना, कोई कॉम्प्लेक्स होगा जो इन दोनों को चिपकाएगा। वो कौन सा होगा, इन दोनों को जो चिपका के ऐसे ऐसे करके रखेगा, बताओ। ये ऐसे चिपका हुआ है पूरा, कौन चिपकाएगा, रेड वाला और ब्लैक वाला, इनके बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है जो इनको ज्वाइन करके रखता है, उसको हम बोलते हैं
कोई बताएगा? क्या? वेरी गुड, साइनोप्टियमल कॉम्प्लेक्स। ये सबको क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन की कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा है? बताओ, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? ये नो आगे मैम। ग्रेड वाला है, ये पीछे एक ब्लैक, ये कौन, ये दूसरा ब्लैक वाला है, ठीक है। अब ये दोनों अगर क्रोमोसोम, देखो आपस में जहां पे ये मिल रहे हैं ना, ये देखो आपको जगह दिख रही है, ये यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहे हैं जहां पे ये, इस जगह को क्या कहते हैं, कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इनका। क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन फॉर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मैम क्या पता। वेरी गुड। तो इस स्पेस को जहां पे रिकॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं केस्मेता। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब मैं आपको एग्जैक्ट बताती जाती हूँ। अब जैसे कि आप लोगों को डायग्राम क्लियर हो चुका है, सामने आपके डायग्राम है, क्या है कैसा है, तो अब मैं आपको बताती जाऊंगी स्टेजेस में हो क्या क्या रहा है कैसे। तो सबसे पहली स्टेज है हमारी लिप्टोटीन। ठीक है, तो अब इस लिप्टोटीन में वही है, प्रोफेज की पहली स्टेज है। तो जो क्रोमोसोम है वो क्लियरली नहीं दिखेगा, वो ऐसा ऐसा हल्का हल्का दिखेगा। तो फिर वो वापस क्या होना चलेगा, उसको माइक्रोस्कोप में ज्यादा क्लियर नहीं होगा, धीरे 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 वो क्या करना शुरू करेगा, कंडेंस होना शुरू करेगा, जो कि सेकंड स्टेज है हमारी। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जाइगोटीन। जाइगोटीन में वो क्लियरली दिखने लग जाता है। क्या? जाइगोटीन में वो क्लियरली दिखने लग जाता है क्रोमोसोम ऐसा। ठीक है, तो अब देखो जैसे एक क्रोमोसोम ब्लैक वाला, दूसरा ये वाला, ये क्या करना शुरू करते हैं, पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, बताओ क्या करना, साइनेप्सिस के थ्रू, और क्या बना देते हैं, साइनेप्टियमल कॉम्प्लेक्स। रेड वाला ब्लैक वाला जोड़ा पेयरिंग की, किसके थ्रू, और क्या बनाया, साइनेप्टियमल कॉम्प्लेक्स बनाया, दोनों जुड़े और क्या बना दिया। साइनेप्टियमल कॉम्प्लेक्स। ये आपको यहां तक क्लियर है? यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो अब ये हमारा पूरा बन चुका है। तो ये देखो आपको क्या दिख रहा है, एक बाइवेलेंट और दूसरा बाइवेलेंट, तो क्या मिलके ये स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है, टेट्रावेलेंट। टेट्राड। तो इसको हम टेट्राड भी कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है इसको हम टेट्राड भी बोलते हैं। तो बेटा ये क्या है ना, इस स्टेज पे क्लियरली विजिबल है, देखो आपको दिख रहा होगा क्लियरली विजिबल है हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये जो दो ओके फेज मैम। है ना, पहली लिप्टोटीन और जाइगोटीन, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। मतलब जैसे मैंने शॉर्ट में बताया, बस ये इतनी सी देर की होती है, इतना सा काम होता है। अब जो आगे पेकाइटीन है वो थोड़ी लॉन्ग होती है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। अब इस स्टेज में जैसे देखो, ये आपको इतना क्लियरली विजिबल नहीं है। पेकाइटीन में क्या होता है, ये पूरे जो चारों क्रोमेटिड है ना, चारों क्रोमेटिड वो अलग अलग एकदम क्लियरली दिखने लग जाते हैं। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। छोड़ो, एक सेकेंड रुकना आप। तो अपन कहाँ थे? हाँ, तो अपन थे पेकाइटीन पे। तो अब पेकाइटीन में क्या होगा कि क्लियरली दिखने लगेगा। अब क्लियरली दिखने लगेगा, टेट्राड जब हमें क्लियरली दिखने लगेगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे यहाँ पे एक्सचेंज होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी एक्सचेंज होगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। और जिस पॉइंट पे होगा ना, उस पॉइंट पे हमारा एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं केस्मेता। क्या बोलते हैं बेटा? केस्मेता। ठीक है, केस्मेता। और एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे नहीं रिकॉम्बिनेशन जैसे कोई भी करवा दिया, यानी एक ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है कि भैया एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, क्रॉसिंग ओवर तभी होगा। ठीक है, और वो कौन सा एंजाइम है जो ये करवाएगा? रिकॉम्बिनेज। वेरी गुड, रिकॉम्बिनेस। ये अपन ने उस वक्त उस चैप्टर में पढ़ा था ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो मेंडल वाले में भी पढ़ा था, क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा है, ये सब हो रहा है, याद आ रहा यस है? मैम। तो वो ऐसे होता है, ऐसे एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन का। ठीक है, अब इसके बाद शुरू होती है फोर्थ स्टेज, जिसको बोलते हैं हम डिप्लोटीन।
ठीक है, तो अब डिप्लोटीन के वक्त क्या होगा, इधर और इधर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बना था, है ना, वो टूटने Yes, ma'am. लगेगा, वो डिसॉल्व होने लगेगा। अब वो डिसॉल्व होने लगा है तो क्या होगा, ये जो दोनों जो स्ट्रक्चर है, एक ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम, इन दोनों की टेंडेंसी आ जाएगी कि हाँ अब हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच में जो कॉम्प्लेक्स था वो टूट रहा है ना। Yes, ma'am. क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके बाद जो आती है वो आती है फाइनल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अब देखो क्रोमोसोम अलग जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन का पास ऑन होना जो इससे पहले वाली स्टेज में था, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स टूट चुका है, केस मेटा की वजह से क्रॉसिंग ओवर कॉम्बिनेशन जो होना था वो हो चुका है। तो अब केस मेटा का कभी कुछ काम है यहाँ पे, नहीं है No, ना। ma'am. तो जो केस में था उसका भी टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, पहले साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स गया था इससे पहले वाली स्टेज में, अब इस वाली स्टेज में टर्मिनलाइजेशन किसका हो जाएगा, केस मेटा का। Yes, ठीक madam. है, अब जो क्रोमोसोम है वो फुल्ली कंडेंस है इस वाली स्टेज में। आपसे पूछ ले प्रोफेज की कौन सी स्टेज में क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस है, आप क्या बोलोगे। Dikinesis. वेरी गुड, क्लियर है। Yes, ma'am. है ना। अब क्या होता है, मैं आपको जैसे मैंने बताया था माइटोटिक स्पिंडल आ जाते हैं, वो क्या नाम है, वो अपन को क्या करवाते हैं, दोनों जो क्रोमोसोम Ma'am, है pole पर. वो अलग अलग जगह पे लेके जाते हैं, सेपरेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो अब हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होगा, देखो मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी, ये वाले डायग्राम क्लियर है प्रोफेज में क्या हुआ एग्जैक्टली Yes, ma'am. अब मैं आपको बताती हूँ। हमारा होगा मेटाफेज शुरू, देखो प्रोफेज ऐसा था, ये रहा प्रोफेज, ये देखो मैंने आपको बताया, देखो आगे दो और पीछे दो, ये दोनों जुड़े हुए हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है ये। ठीक है, ये देखो ये ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। और ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये जिसके थ्रू ऐसे ये जुड़ा हुआ है, ये है हमारा केस मेटा, ये केस मेटा। क्लियर है, कंफ्यूजन है कोई, नहीं प्रोफेज No, ma'am. क्लियर है। अब प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। तो अब मैंने क्या बताया, स्पिंडल फाइबर देखो ये दिख रहा है आपको, ये बेटा आने लग जाते हैं और ये इनको अलग करते हैं। तो देखो एक ये इधर आ चुका है, एक इधर, ये अलग अपने अपने अलाइन कर लिए। एक एक सेकंड रुको, ये पूरे अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देंगे एट इक्वेटोरियल प्लेट, जैसा अपन ने पढ़ा था ना एग्जैक्ट मेटाफेज में माइटोसिस में, Yes, ma'am. वही वाला प्रोसेस है। देखो एक दो तीन चार, तो वही एक दो तीन चार स्पिंडल फाइबर के थ्रू ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे एट इक्वेटर। क्लियर, ये बात मेटाफेज में वही हो रहा है। फिर एनाफेज में क्या हो रहा है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है, देखो बहनें जो है वो अपने अपने अलग जा रही है घर, याद आया पार्थ, बहनें अपने घर जा रही हैं शादी करके। ठीक है, तो एक इधर जाएगा और एक इधर आएगा, सिस्टर वो स्पिंडल फाइबर उनको अलग अलग ले जाएगा, जो एनाफेज में हमने कल पढ़ा था। फिर वही आ जाएगा इसके बाद हमारा टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होगा, एक इधर पहुंच चुका है और इधर पहुंच चुका है, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, साथ में न्यूक्लियर एनवलप जो आना है वो भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक से कितने सेल बन गए हैं, दो, देखो एक सेल और दो सेल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायड ऑफ सेल्स। ठीक है, मियोसिस में कितने टोटल सेल्स बनते हैं एट द एंड ऑफ टोटल, मियोसिस वन और मियोसिस टू दोनों को कंबाइन करके कितने टोटल सेल्स बनते हैं, कोई मुझे बताएगा। हाँ, Ma'am, four. वेरी गुड। एक मियोसिस वन में दो बन चुके हैं, ये देखो दिख रहे हैं। अब मियोसिस जब टू होगा ना तो वापस दो बनेंगे, तो टू प्लस टू टोटल चार बनेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है कौन सा, मियोसिस वन। तो मियोसिस वन में हमारे को दो सेल मिल चुके हैं। ठीक है, क्लियर Yes, है। ma'am. तो अब हमारा मियोसिस वन के बाद शुरू होगा मियोसिस टू। मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में एक स्टेज होता है, एक छोटा सा गैप आता है, थोड़ा सा वो ब्रेक लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, Intertile. कौन था ये, Nadia. वेरी गुड बेटा।
ये जूबिया कहाँ गई? ये रही मैम। ठीक है, क्लियर है। तो अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो गैप आ रहा है उसको बोलते हैं, जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है, उसको हम बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। ठीक है। अब इंटरकाइनेसिस के वक्त कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं उस वक्त डीएनए का रेप्लिकेशन होगा या नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या डीएनए रेप्लिकेशन होगा इंटरकाइनेसिस के वक्त, नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होगा, हमारा मियोसिस 2 शुरू, और मियोसिस 2 में भी क्या है, प्रोफेज 1, प्रोफेज, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। तो अब मुझे एग्जैक्टली कोई बताएगा, जैसा कि अभी तक जैसे माइटोसिस में अपन ने जो पढ़ा था और मियोसिस 1 में जो पढ़ा है, एग्जैक्टली वही चीज होगी यहाँ पे। तो कोई मुझे बता सकता है प्रोफेज 2, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में शॉर्ट में कि क्या होगा? हाँ जुबिया, हाँ बताओ बताओ, चलो बताओ। मैम फर्स्ट में तो प्रोफेज 1 में कंडेंस होंगे, मेटाफेज में वो मेटाफेजिक प्लेट पे आके अरेंज हो जाएंगे। एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स है उनकी तरह वो अपोजिट पोल से अट्रैक्ट होंगे, और देन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब एक सेल था तो फिर टीलोफेज में आके वो दो बन जाएंगे, अभी यहाँ दो है तो वो चार बन जाएंगे। हाँ ठीक है, कौन था ये? मैम रूबिया। ठीक है। तो अब मियोसिस 2 में भी सेम होगा। देखो प्रोफेज सेकंड है, प्रोफेज सेकंड में भी वही होगा। क्या होगा, जो क्रोमोसोम है एग्जैक्ट माइटोसिस जैसा है। प्रोफेज 2 कैसा है, माइटोसिस का जो प्रोफेज है ना एग्जैक्ट वैसा है। उसके अंदर क्या होता था, जो क्रोमोसोम है पहले नहीं दिखते थे, क्रोमोसोम धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू करते थे। ठीक है। उसके अंदर क्या होता था, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आपको याद होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती थी, याद है? यस मैम, डिजेनरेट होती अर्ली है। प्रोफेज था, लेट प्रोफेज था। तो पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती थी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी, फिर जो क्रोमोसोम है कंडेंस होके क्लियरली दिखाई देने लगता था, है ना? ठीक है। जो क्रोमोसोम है एट द एंड ऑफ द प्रोफेज एकदम कॉम्पैक्ट हो जाता है। फिर स्टार्ट होता है हमारा मेटाफेज, जिसके अंदर क्रोमोसोम कहाँ पे, इक्वेटर पे आके अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। ठीक है। और कहाँ पे उसके स्पिंडल फाइबर कहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं, काइनेटोकोर, कैसे काइनेटोकोर पे आके, ये रहा काइनेटोकोर, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आके अरेंज हो जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड को अरेंज करवा देते हैं। फिर एनाफेज में क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर एक इसको इधर खींच लेता है, एक इधर खींच लेता है, और ये अलग अलग पोल पे जाना शुरू हो जाते हैं। सेंट्रोमियर की वजह से सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, तो एक सिस्टर का पेयर इधर जाता है, एक सिस्टर का पेयर इधर जाता है, अपने अपने अपोजिट पोल पे वो जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। फिर हमारा आता है टीलोफेज। टीलोफेज में वो अपने अपने अपोजिट पोल पे वापस पहुंच चुके हैं, अपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं। तो क्या होगा, न्यूक्लियर एनवलप वापस आना शुरू हो जाएगा, जो भी हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो वापस हमें दिखना शुरू हो जाएंगे। और जैसे वहां पे दो बन चुके थे मियोसिस 1 में, देखो यहाँ पे दो बन गए, दो डायड ऑफ सेल्स बन गया 2 नंबर, डायड ऑफ सेल्स। तो प्रो और ये सेकंड के अंदर क्या होगा, वापस दो बन चुके हैं, वापस डायड ऑफ सेल्स। तो देखा कैसे ये पूरे प्रोसेस में आपके टोटल 4 सेल्स बन चुके हैं। समझ पड़ा? यस मैम। हार्ड था? नो मैम। बिल्कुल भी नहीं था ना। तो अब ये बताओ, मियोसिस करवाया क्यों गया है? मैम मियोसिस, जैसे एक मिनट, मियोसिस में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो उसका क्या हालचाल रहता है, मुझे ये बताओ। मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर का क्या हालचाल रहेगा, कम होगा, ज्यादा होगा, बराबर रहेगा, क्या रहेगा? मैम कम होगा ना। कम होगा। वेरी गुड, रिड्यूस होगा। ठीक है, ये हाफ तो हो क्लियर है। जाएगा। ठीक है। अब ये मुझे बताओ, मियोसिस में जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? मैम आएगी। क्यों आएगी? मैम ऐसे आएगी क्योंकि हमारी बॉडी में मियोसिस होता है, इस वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाती
नहीं, देखो रीजन ये है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्यों आ रही है? जेनेटिक्स मतलब हमारे क्रोमोसोम, डीएनए वगैरह, पर क्रोमोसोम का तो नंबर अगर बदल जा रहा है तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो है ना, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि आपकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यस अब मैम। जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्यों जरूरी है? इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। इवोल्यूशन हमारे ह्यूमन बींग्स में इसलिए ऐसा ज्यादा देखा गया था क्योंकि भैया ये पूरा प्रोसेस जो है ना हमारे अंदर माइटोसिस नहीं हुआ था। अभी आपको समझ आया कि देखो हमारे अंदर माइटोसिस होता तो क्या हम कभी इवॉल्व कर पाते? नो मैम। क्योंकि वहां पे देखो नंबर, क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, मैंने आपको बताया था। माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वहां पे सेम रह रहा है। क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हो रहा है मतलब कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं है मतलब इवोल्यूशन नहीं है। इवोल्यूशन नहीं है तो मतलब अभी हम है ना ऐसे हाथ दोनों चारों हाथों पे चल रहे होते, ऐसे हम बंदर जैसे एब्स जैसे लगते। पर मियोसिस, हमारे अंदर मियोसिस होता है, इसका मतलब क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ रही है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ रही है मतलब इवोल्यूशन हो रहा है, और इवोल्यूशन आ रहा है तभी हम ऐसे हुए हैं, ठीक है। तो अभी समझ आया हमारे अंदर, अगर हमारा एग्जाम्पल लो या किसी का भी जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, जो हायर वर्टिब्रेट्स है, उनके अंदर जो हायर स्पीशीज ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मियोसिस क्यों जरूरी है ना। एंड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज मियोसिस इसलिए जरूरी बंदर भी होता है, बंदरिया भी होती है ना, ठीक है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम। तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। ये पूरे चैप्टर में किसी को भी कोई कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि ये होमोलोगस को क्रोमोसोम क्या है, अभी भी नहीं समझ आता है। काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर, सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, और केस मेटा, और किसके बीच में है ना कॉम्बिनेशन हो रहा है, किसी भी टर्म में कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, नहीं समझ आ रहा है तो मैं वापस आपको 3D में एक बार, एक काम, रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको, है ना। रुको आपको एक बढ़िया सा डायग्राम दिखाती हूँ। आई थिंक इससे आ जाएगा समझ, एक सेकेंड रुको। हम्म, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, है ना। ये देखो, ये वाला आपको डायग्राम दिख रहा है? इस डायग्राम के अंदर ये जो आगे रेड वाला है, ये दोनों देखो, आपको मेरा कर्सर दिख रहा है मूव होता हुआ? पहले ये बताओ, आपको कर्सर दिख रहा है मेरा मूव होता हुआ? यस मैम। है ना। तो अब ये देखो, कर्सर से देखो, ये जो यस रेड वाला मैम। है, ये दोनों है सिस्टर क्रोमेटिड, फिर ये भी है सिस्टर क्रोमेटिड। अब ब्लू वाले में पीछे एक ये और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये सिस्टर क्रोमेटिड है। पर ये रेड वाला और ये ब्लू वाला, ये दोनों सिस्टर नहीं है, तो ये कौन से क्रोमेटिड हुए? नॉन सिस्टर। ठीक है। अब ये देखो, सेंट्रोमियर ये बीच वाला पोर्शन होता है, ये बीच वाला जो क्लियरली नहीं दिख पाता, और ये काइनेटोकोर ये वाला होता है। ये सिस्टर क्रोमेटिड, वो क्रोमेटिड्स के बीच में जो है ना, ये है काइनेटोकोर, ये है सेंट्रोमियर। और ये और ये दोनों जो जोड़ रहे हैं साथ में, इसलिए हम इसको बोल देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोल देते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये जिसके थ्रू जुड़ रहे हैं ना, ब्लू और रेड वाला,
ये बीच बीच में आपको थ्रेड जैसा आपको कुछ दिख रहा होगा व्हाइट कलर का, जो इनको फेविकॉल से जोड़ के रखा है ना, ये है हमारा साइनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स। ये जो जोड़ के रखा है ना ये व्हाइट वाला पोर्शन, ये यस मैम। इसको हम बोलते हैं साइनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? नो मैम। है ना, समझ आ गया ना, दिमाग में बैठ गया। चलो, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ, इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट फटाफट से। एक सेकेंड रुक जाओ। क्लास 11 ना, एक सेकेंड रुकना। स्क्रीन शो नहीं हो रही शायद, एक सेकेंड। दिख रहा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन? यस मैम। यस मैम। तो फटाफट फटाफट क्वेश्चन देखना शुरू करो। कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन टाइम आपके पास कम है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, फटाफट फटाफट करना शुरू करो। 4 5 6, मतलब मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दे रही हूँ 6 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। थर्ड का क्या किया? मैम माइटोसिस। मैम माइटोसिस। थर्ड का माइटोसिस किया। किस किसने माइटोसिस किया है? माइटोसिस के अलावा किसी ने कोई और किया है? इसमें न्यूक्लियर डिवीजन लिखा है, न्यूक्लियर डिवीजन माइटोसिस होता है। क्या न्यूक्लियर डिवीजन? न्यूक्लियर डिवीजन माइटोसिस में होता है, तो माइटोसिस नहीं होगा। न्यूक्लियर डिवीजन तो बेटा सब में होता है ना, न्यूक्लियर डिवीजन तो करवा ही रहे हैं। न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन मतलब साइटोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियर डिवीजन तो सब में हो रहा है। माइटोसिस और मियोसिस वाला तो सवाल ही नहीं था, है ना। ये दोनों तो क्वेश्चन में, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन किसमें हो रहा है, जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं एंडोमाइटोसिस होगा मैम। वेरी गुड। कौन था ये? मैम मैंने भी यही किया था। हाँ बेटा, एंडोमाइटोसिस कहते हैं। मुझे लगा था किसी किसी को नहीं पता हो, तो थर्ड का डी है, ठीक है। ओके मैम। चलो, हो गई 6 के 6 क्वेश्चन। मैम बहुत इजी है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। हो गए, आगे बढ़े अपन। मैम। यस मैम।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, स्पीड बढ़ा लो अपनी, क्योंकि इतना अपने पास फालतू टाइम ही नहीं है कि बायो में बैठ के अपन एग्जाम में करें। अपने को थोड़ा ज्यादा टाइम बचाना है केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, ठीक है? इतनी प्रैक्टिस करनी है अपन को। चलो फटाफट करो, कितने क्वेश्चन है? मतलब जैसे मैं देख पा रही हूँ ना, कुछ ही बच्चे ऐसे कांस्टेंट है, जैसे अंजलि, भूमि, इफ्रा, कल्पना, केशरी, कीर्ति, नाजिया, पार्थ, प्रिया और सुप्रिया, जुबिया, यही है जो कंटिन्यूअसली प्रेजेंट रहता है। बाकी तो सब ऐसे आते हैं, कोई कोई नहीं आता है। एक आध और है, दूसरे बच्चे भी हैं जो आते हैं। हम्म।
हो गया ये वाला पेज सबका? Yes, ma'am. बाकी जुबिया के अलावा? Yes, ma'am. Yes. भूमि, पार्थ, अंजलि, अंजलि का तो हो गया, इफ्रा, कल्पना, केशरी, कीर्ति, नाजिया, प्रिया, मैम 10th सुप्रिया। और 14th का बताना। 10th और 14th का, ड्यूरिंग सेल डिविजन समटाइम देयर विल बी द फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, दिस इवेंट इज कॉल्ड, बताओ क्या कहते हैं? Ma'am, non-distinction. वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। 10th का सी है, जब सेपरेट नहीं हो पाते, क्वेश्चन का मतलब जैसे सेल डिवीजन है, जब सिस्टर क्रोमेटिड जैसे मैंने आपको बताया था अलग अलग जा रहे हैं, तो वो जब नहीं जा पाते तो उसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। ऐसे ही समझ जाओ, मतलब जंक्शन मतलब एक वहां पे जहां पे कोई चीज अलग हो रही है, जुड़ रही है, तो जहां पे वो अलग नहीं हो पा रही है उसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। उसके अलावा कौन सा पूछा है? 14। The centromere is situated close to its end and forming one extremely short and one extremely short and one very long arm in। देखो, हाँ बताओ क्या होगा इसका? Ma'am, acrocentric chromosome. देखो, मैं इसको एक काम करती हूँ, मैं इसको बताऊंगी, सारे बताती हूँ। जैसे देखो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रोमियर अगर बीच में प्रेजेंट है, तो देखो क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे प्रेजेंट है और ऐसे प्रेजेंट है ना? अगर सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर चला गया तो क्या होगा, एक सिस्टर क्रोमेटिड छोटा बनेगा और एक बहुत बड़ा बन जाएगा, एक मतलब एंड की तरफ प्रेजेंट है, तो जिसके अंदर एक बहुत छोटा सिस्टर क्रोमेटिड बना है और एक में बहुत बड़ा बना है, उस वाले को हम क्या बोलेंगे, बताओ? Acrocentric. कौन सा बोलेंगे बेटा? Ma'am, acrocentric. ठीक है, वेरी गुड। कौन था ये? Ma'am, zoobiya. टीलोसेंट्रिक कौन सा होता है, कोई मुझे बताएगा? कोई बताएगा टीलोसेंट्रिक वाला कौन सा होता है? एक काम करती हूँ, एक सेकंड रुको। चलो एक काम करना, अभी जैसे मैं हटाऊंगी तो बताना, मैं सारे बताऊंगी, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रो और टीलो, है ना? चारों का मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बोलो हाँ ना। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. चलो ये वाले क्वेश्चन करो, मैं आपको फिर इसको हटा के फिर आपको मैं चारों का डायग्राम बना के दिखाऊंगी।
हुआ? यस मैम। जूबिया के अलावा? यस मैम। मैम 29 नहीं हुआ। बता रहे। बाकी सबका हो गया? यस मैम। पार्थ? कौन सा पूछी थी जुबिया? 29th। प्रोग्राम सेल डेथ, एपोप्टोसिस। देखो एपोप्टोसिस मतलब पहले तो मुझे बताओ, तुम लोगों को पता है एपोप्टोसिस क्या होता है? नो मैम। नहीं पता यार? देखो हाँ, क्या? मैम सेल डिसफंक्शनिंग मतलब वो खराब हो जाता है पूरा। कैसे खराब हो जाता है? उसकी डेथ हो जाती है। कैसे हो जाती है, मतलब कुछ आपको आइडिया है? उस प्रोसेस में ही हो जाता है कुछ इस वजह से, बस इतना पता है। कभी नाम सुना है सेल्फ सुसाइड का? जैसे इंसान सुसाइड करता है, तो ऐसे ही जैसे जिंदगी से थक हार के जो सेल्स हैं, है ना, वो सुसाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल सुसाइड। तो अपन बोलते हैं सेल डिसफंक्शन, नहीं सेल काम करना बंद कर दिया, सेल की डेथ हो जा रही है। ठीक है? क्या सेल की डेथ हो जा रही है? क्यों? खुद ने उसने सुसाइड किया है, जिसको हम बोलते हैं सेल का सुसाइड। हमने उसको टर्म दिया है एपोप्टोसिस। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यस यस मैम। मैम। ठीक है। अब क्यों एक सेल मतलब सुसाइड क्यों करेगा? अपन क्यों सुसाइड करते हैं? अपन नहीं, मतलब इंसान क्यों सुसाइड करता है? वो क्या फील करता है कि मतलब अब मेरी जरूरत नहीं है इस दुनिया में, शायद इसलिए इसलिए करता है। मतलब मेजोरिटी लोग इसलिए करते हैं। ऐसा तो नहीं कि उसको बोल दिया जाता है कि तू अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है इसलिए कोई नहीं कर पा रहा है, बोले मैं डिवाइड नहीं कर पा रहा इसलिए वो सुसाइड कर रहा है। वो क्या समझता है कि यार अब मेरी जरूरत नहीं है। तो वैसे सेल के बारे में देखते हैं, चलो। occurs in cells that have been deprived of essential nutrients। खाना नहीं है तो क्या वो सुसाइड करेगा? occurs only in cells that have damaged DNA। third is a natural process during development, is signaled by initiated of mitosis। क्या लगता है आपको, क्या होगा? मैम नेचुरली होती है सेल्स की डेथ। और कोई को बताएगा? किसी को और कोई ऑप्शन लग रहा है? अरे बोलो हाँ ना। देखो, किसी को क्या लग रहा है बताओ? शायद मैम से भी। डैमेज। नहीं, देखो मैं बताती हूँ। जैसे डी ऑप्शन है सिग्नल बाय इनिशिएटेड ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस होने की वजह से कोई वो डेथ करेगा, अपने आप ही सुसाइड करेगा? नहीं। तो डी ऑप्शन सीधा सीधा हटाओ। इज अ नेचुरल प्रोसेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होते वक्त कुछ उसको लगा हो जिसकी वजह से वो सुसाइड कर सकता है, तो शायद सी ऑप्शन हो सकता है। फिर आता है बी, अकर्स ओनली इन सेल्स दैट हैव डैमेज डीएनए। सिर्फ जिसका वो लग रहा है कि यार मेरी अब बॉडी काम नहीं कर रही है या कुछ ऐसा, तब एपोप्टोसिस होगा। तो बी भी हो सकता है। और ए, occurs in cells that have deprived of essential nutrients, वैसी बहुत बेकार है। तो अब मुझे कोई बताओ बी और सी में से फाइनल क्या है? मैम बी। और कोई? और कोई? अरे हाँ ना बोलो। नहीं मैम बस यही है, ऐसे बताओ तो सही मुझे एटलीस्ट। मैम मैम मी। आप बता दीजिए। बी लग रहा है वैसे तो। हाँ।
श्योर 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 बेटा, इसका आंसर होगा सी। मतलब इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, एपोप्टोसिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, तो अगर आए आपको तो आपको सी टिक करना है। नॉट इज बिकॉज ऑफ डीएनए डैमेज, कि मतलब मेरा अगर एक टांग खराब हो गया, एक हाथ खराब हो गया, तो क्या मैं सुसाइड कर लूंगी? नहीं। इट्स लाइक नेचुरल, जब वो पूरा डेवलप हो रहा है, जैसे हम डेवलप हो रहे हैं, तो इट्स नेचुरली हमें कोई डिप्रेशन आएगा जो दिख नहीं रहा है, एक प्रोसेस के वक्त हो रहा है, तो सुसाइड कर सकता है। ठीक है, वाह प्रिया वाह। मैम एक बार 22 का क्वेश्चन शो कर दो। अरे यार ये क्या हो गया? अच्छा आपके ये दिख रहा होगा ना। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम आर सीन इन विच टिपिकल स्टेज? पहले तो मुझे ये बताओ, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम क्या होता है? ये यार बताओ, कोई मुझे बताएगा? किसी को पता है? मैम प्रोफेज की स्टेज पे होता है मेयोसिस में लैम्प फेज स्ट्रक्चर। ठीक है, एक मैं इसको आपको पूरा डायग्राम बना के दिखाऊंगी लैम्प ब्रश का, एक लैम्प ब्रश और ये टीलो फेस वाला। ये दोनों मैं आपको इसके पूरा शीट खत्म करके डायग्राम बना के दिखाती हूँ। इसको अभी आप स्किप करो, है ना? तो ये मैं आपको बताऊंगी अभी। ये हो गया ना पूरा, फिर आगे बढ़े। Yes, ma'am. चलो ये फटाफट करो, फिर इसके बाद अपन, मैं आपको दो चीजें जो मुझे आपको बतानी है। हो गया क्या?
हो गया? हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, तो देखो अब मैं 41 डन यार, एक सेकेंड रुको, बताते हैं। पहले मैं आपको एक चीज जो मुझे बतानी है वो देख लो पहले यार। है ना? तो सबसे पहले लैम्प ब्रश क्रोमोसोम जो होता है वो किस में पाया जाता है, कोई मुझे बताएगा? किसी को भी कोई आइडिया कि वो कौन से वक्त पाया जाता है और ये कैसा दिखता है? जैसे अपन ने अब देखा होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसा दिखता है ना? पीछे इसके ऐसे होगा, ये होमोलोगस। हाँ बोलो बेटा। मैम लॉन्ग साइनेप्सिस को बोलते हैं। हाँ, मैम किसको जो बोल? मैम प्रोफेज और मेयोसिस में होता है, और ये लॉन्ग इलोंगेटेड सिनेप्सिस होते हैं। ठीक है, और लॉन्ग इलोंगेटेड साइनेप्सिस। सिनेप्सेस होते हैं ये। और कोई आप मेरे को बताएगा, ये देखो बात सही है, लॉन्ग इलोंगेटेड साइनेप्सिस तो होते हैं, पर ये कौन से स्टेज में, मतलब ये कब पाए जाते हैं? ये क्या हमारे में पाए जाते हैं? मेनली किस में पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं oocytes। ठीक है, और वो भी oocytes में पाए जाते हैं, डेवलपिंग oocytes के अंदर ये पाए जाते हैं। और किसके, मैमल्स में पाए जाते हैं ये? बताओ, मैमल्स में पाए जाते हैं ये? मैम नहीं। ये मैमल्स में नहीं पाए जाते, पर मैमल्स के अलावा जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, जो अलग स्पीशीज हैं, उसके अंदर जो डेवलपिंग, जब oocyte जब बन रहा होता है, तब ये जो क्रोमोसोम होता है ना, जिसका उसको हम बोलते हैं लैम्ब्रश क्रोमोसोम, जो हमें मिलता है oocytes के अंदर। ठीक है, अभी कौन सी स्टेज में मिलता है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो कौन सी में मिलता है, कोई मुझे बताएगा? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में मिलता है। हाँ, किस में मिलता है बेटा ये? मैम प्रोफेस ऑफ मेयोसिस सेकंड। क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? तो अगर इसकी जगह ना आपसे कभी कभार ऐसा भी लिखा जा सकता है, प्रोफेज ऑफ मियोसिस 2 अगर आ गया, तो आप लोग तो क्या करोगे, जल्दी से टिक कर दोगे। पर अगर इसकी जगह कभी कभार कुछ एक अलग टर्म लिखा आ सकता है, मिड प्रोफेज, तो आपको मिड प्रोफेज टिक करना है। क्लियर है बात? जैसे आपको अर्ली प्रोफेज लिख दिया, लेट प्रोफेज लिख दिया, मिड प्रोफेज लिख दिया, या और थर्ड और फोर्थ दे दिया एनाफेज, तो आप कौन सा टिक करोगे? ठीक है, ओके मैम। और इसको हम एक और क्रोमोसोम बोलते हैं डिप्लोटीन क्रोमोसोम। क्लियर है बात? यस मैम। चलो, ये हमारा इसका हो गया। अब हम आते हैं, क्या बताना था, एक और चीज बतानी थी ना। अच्छा, ये बताओ मुझे, लैम्ब्रश दिखता कैसा है? किसी को पता है क्रोमोसोम लैम्ब्रश दिखता कैसा है? ऐसे करके दिखता ही है। एक सेकेंड रुको। ऐसा, और ये जो अपना नॉर्मल वाला है वो ऐसा दिख रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये लैम्ब्रश। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को आपको एक चीज बतानी थी। एक क्वेश्चन पूछा था, 4 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना? 4 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। एक क्रोमोसोम जिसके बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर यहाँ पे प्रेजेंट है,
और एक क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर यहाँ पे प्रेजेंट है ना, और फिर एक आ जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो आप मैंने आपको बताया था, एक पहले तो मुझे ये बताओ कोई है क्लास में या नहीं है। देखो मैं बैक नहीं कर सकती हूँ, ऐसे बताओ, मुझे पता नहीं पड़ रहा है आप लोग हो नहीं हो, समझ आ रहा है? ठीक है, मैम क्लास में है। हाँ ठीक है। तो सेंट्रोमियर अगर बीच में प्रेजेंट है तो हम उसको, जिसकी वजह से ये सिस्टर क्रोमेटिड और सिस्टर क्रोमेटिड दोनों इक्वल है, क्या है, इक्वल, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा? मेटासेंट्रिक। अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, एक कॉर्नर की तरफ शिफ्ट हो जाए, जिसकी वजह से एक सिस्टर क्रोमेटिड बड़ा हो जाए और एक थोड़ा सा छोटा हो जाए, उसको हम बोलते हैं सब टेलोसेंट मेटासेंट्रिक। पर और एक तरफ हो जाए कि तो और छोटा हो जाए, उसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक में तो ऐसा होता है कुछ बचता ही नहीं है, एक पूरे कोने पे ही जाके पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ऐसा बचता है, तो इसको बोलते हैं हम टीलोसेंट्रिक। क्लियर है चारों तरह के क्रोमोसोम? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. नो समझ पड़ गई? ठीक है, तो बस यही था इस चैप्टर के बारे में। किस क्वेश्चंस वगैरह भी हो चुके हैं, अपन ने कर लिए हैं, ठीक है। हाँ बोलो। बोलो बाकी सबको सब कुछ क्लियर है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है? No, ma'am. यस